नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है और अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले जो कि आपकी होश उड़ाने वाला है। अभी तक आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है और इनिशियली ब्रह्मोस को रशियन टेक्नोलॉजी को बेस करके डेवलप किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें रशियन सिस्टम को इंडियन सिस्टम से रिप्लेस किया जाने लगा था और अभी इसमें मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब भले ही ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने में हमको रशिया की तरफ से इनिशियली मदद किया गया था, लेकिन आज तक रशिया की तरफ से कभी भी ब्रह्मोस को अपनी सर्विस में इंडक्ट नहीं किया गया। इसका एक मेजर कारण यह था कि रशिया के पास पहले से ही P-800 मिसाइल मौजूद है, जिसको आप रशियन ब्रह्मोस मिसाइल भी कह सकते हैं, और ब्रह्मोस के मुकाबले ये मिसाइल रशिया को काफ़ी सस्ता पड़ता है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस ब्रह्मोस के मुकाबले थोड़ा सा वीकर साइड में रहेगा, लेकिन फिर भी इसके होते हुए रशिया को ब्रह्मोस की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणे की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी रशिया की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा जाने वाला है और खास करके रशिया की तरफ से भी ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को खरीदा जा सकता है। अब इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या ये तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है रीसेंट लड़ाई में रशिया के पास जो मिसाइल स्टॉक पाइल मौजूद था वो डिप्लीट हो चुका है, जिसको भरपाई करने के लिए अभी रशिया से मिसाइल को भारत से खरीदने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा अगर एयर लॉन्च्ड स्टैंड अप क्रूज मिसाइल की बात करें तो इस सेगमेंट में भी रशिया के पास कोई बहुत ही बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं था, जिस वजह से वो ब्रह्मोस मिसाइल को अभी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये आज तक ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट में और एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से है। अब जैसे कि पिछले महीने HAL की तरफ से एक स्टेटमेंट में ये बात बताया गया था कि अभी 2024 की मार्च से पहले वो मिनिमम 3 तेजस MK-1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं और अभी से इन प्रोडक्शन वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाली सब सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL की तरफ से अपनी इंडस्ट्रियल पार्टनर को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है। इसमें HAL की तरफ से और DRDO की तरफ से डेवलप किए गए सब सिस्टम को जो कि तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाला है उनको उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ से मैन्युफैक्चर कराया जाएगा और जिस भी कंपनी को HAL की तरफ से अपनी इंडस्ट्रियल पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा उसे स्पेसिफिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी सारी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तेजस MK-1A की सेल्फ प्रोडक्शन जैमिंग पॉड को मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL की तरफ से एक इंडस्ट्रियल पार्टनर की तलाश किया जा रहा है और इस सेल्फ प्रोडक्शन जैमिंग पॉड को DLRL यानी कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी और CASDIC यानी कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर की तरफ से डेवलप किया गया था। लेकिन अभी इनको मास प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी इनको तेजस MK-1A में इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस वजह से इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें HAL किसी ऐसी कंपनी की तलाश करे जिसके पास कॉम्प्लेक्स एयरबॉर्न एवियोनिक्स रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने का मिनिमम का 10 साल का अनुभव मौजूद रहेगा और उनको आगे चल के तेजस MK-1A की सेल्फ प्रोडक्शन जैमिंग पॉड को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाएगा। अब इस एडवांस सेल्फ प्रोडक्शन जैमिंग पॉड की बात करें तो इसमें अभी एक इनबिल्ट रडार वार्निंग रिसीवर के साथ साथ सेल्फ प्रोडक्शन जैमिंग मॉड्यूल भी मौजूद है और इसमें लेटेस्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इफेक्टिव जैमिंग डिवाइस के तौर पर काम कर सकता है। ये तेजस MK-1A को किसी भी ग्राउंड बेस्ड रडार से, फायर कंट्रोल रडार से, एयरबोर्न रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन की रडार से भी डिटेक्ट होने में और ट्रैक होने से बचा सकता है, यानी कि दुश्मन के रडार को ये जैम कर सकता है, जिस वजह से तेजस MK-1A के ऊपर वो रडार लॉक नहीं कर पाएंगे और कोई भी मिसाइल को फायर करने के लिए सोल्यूशन को ढूंढ नहीं पाएंगे, जो कि इंटेंस एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में तेजस MK-1A की सर्वाइबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है। अगला अपडेट T-72 टैंक्स को लेकर, और अभी ये टैंक हमारी आर्म फ्लीट की लगभग 50% के आसपास की शेयर को होल्ड करते हैं। हालांकि अभी इनको हम 2030 के आसपास रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसी बीच इनको कई मॉडर्न सिस्टम से अपग्रेड भी किया जा चुका है, जिसमें खास करके इनकी आर्मर को लेकर काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया था, जिसके बाद इन टैंक्स का वजन लगभग 3 से 4 टन ज़्यादा हो चुका है, जो कि अभी लगभग 44 टन के आसपास पहुंच चुका है और इसका असर अभी टैंक की स्पीड के ऊपर भी पड़ने वाला है, जिस वजह से
पहले से ही CVR-D की तरफ से इनमें इस्तेमाल होने वाली 780 हॉर्स पावर के इंजन को भी मॉडिफाई करना शुरू कर दिया गया था और इसमें अब एक 1000 HP के इंजन को इस्तेमाल करने की बात की गई है, जो कि इन टैंक्स को बेहतर स्पीड और एजिलिटी को देने वाला है। और इस इंजन को T-72 टैंक्स में इंस्टॉल करने के लिए टैंक्स में कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी इस नए इंजन के अलावा एक नई टर्बोचार्जर, एयर कूलिंग सिस्टम, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ऑयल फिल्टर जैसे कुछ और सब सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये सभी सिस्टम अभी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी प्राइवेट कंपनियों की मदद लेने का फैसला किया जा रहा है और इंटरेस्टेड कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको इन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाली सब सिस्टम की TOT मिलने वाली है। और इस इंजन को अभी टैंक में इंटीग्रेट करने से पहले इनको लगभग हर तरह के कंडीशन में करीब 400 घंटे तक टेस्ट भी किया चुका था, जिसको कंप्लीट करने के बाद इसको अभी इन टैंक्स में इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और आज फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फ्रांस से 26 रफाल एमको और 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया। इसके बाद अब ये बात बताया जा रहा है कि इस डील में भी भारत जिन रफाल एम को खरीदने वाले उन सभी में इंडियन एयरफोर्स की रफाल की तरह इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को करने का फैसला किया गया, जिसमें एग्जिस्टिंग रफाल एम में कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेंज किया जाएगा, जो कि इनको F3R स्टैंडर्ड की रफाल के साथ मैच कर पाएंगे, जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही मौजूद है। तो टेक्निकली इंडियन एयरफोर्स के रफाल में और इंडियन नेवी की रफाल एम में कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। इसमें सबसे पहले रफाल एम में एक लो बैंड जैमर को इंटीग्रेट किया जाएगा, साथ ही इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करने वाले हैं। इसके बाद रफाल में मिट्योर मिसाइल, AASM मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अभी रफाल में RBE-2A ऐसा रडार, टेलियोस टारगेटिंग पॉड, ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, बडी टू बडी रीफिलिंग सिस्टम और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी और ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है, लेकिन अभी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल की लाइटर वेरिएंट के बारे में यानी कि NG वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ महीने पहले बात बताया गया था कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल को बेस करके एक सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अब अभी तक हम इनको लैंड बेस्ड लॉन्चर से, सुखोई से और हमारी नेवल शिप से फायर कर सकते थे, लेकिन अभी इनको सबमरीन से भी फायर किया जा सकेगा। लेकिन सबमरीन से ब्रह्मोस को फायर करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी लेटेस्ट कलवरी क्लास के सबमरीन में कोई भी वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद नहीं है, जिससे हम ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे। इस वजह से अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था। इसे खास करके ब्रह्मोस NG के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो अब एक स्पेसिफिक कैप्सूल को बनाया जा रहा है, जो कि टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च करने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल के कंटेनर की तरह काम करेगा, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैप्सूल के अंदर रखा जाएगा, उस कैप्सूल को टॉर्पेडो ट्यूब में डालकर फायर कर दिया जाएगा और जैसे इसे लॉन्च किया जाएगा और कैप्सूल सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब से बाहर चला जाएगा, तब एक्चुअल मिसाइल का रॉकेट मोटर स्टार्ट होगा और ये कैप्सूल की फ्रंट पोर्शन को ओपन करते हुए आगे बढ़ जाएगा। और अभी हमारी सभी एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास के सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और अगर ऐसा किया गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन साबित होने वाला है, क्योंकि जो नॉर्मल टॉर्पेडो होते हैं उनकी रेंज 50 किलोमीटर के आसपास की होती है और अगर हमको दुश्मन के ऊपर टॉर्पेडो फायर करना होता है तो हमें दुश्मन की करीब जाकर टॉर्पेडो को लॉन्च करना होता है, जिसमें दुश्मन की सोनार में हमारी पकड़े जाने की चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी सबमरीन ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे तो इनके पास लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का स्टैंड अप डिस्टेंस मौजूद रहेगा और ये काफ़ी सेफ डिस्टेंस में रहकर दुश्मन की शिप्स के ऊपर हमला कर पाएंगे। और एक तरीके से अगर हम करीब जाकर भी इनको लॉन्च करते हैं तो तब भी दुश्मन का बचने का चांसेस लगभग ना के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि अगर करीब से ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोग लॉन्च करते हैं, यानी कि करीब 100 किलोमीटर के आसपास हम ब्रह्मोस मिसाइल को किसी वॉरशिप के ऊपर लॉन्च करते हैं तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।